अगर अभी रात है और आप अकेले हैं तो जरा अपने दरवाजे की तरफ देखिए। क्या यकीन है आपको कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा? क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। कई लोगों ने इसे 3 बजे सच में महसूस किया है। और अगर आपके कमरे में अचानक मिट्टी की गंध आने लगे तो समझ जाइए कोई कब्र से लौट आया है। रात के ठीक 3 बज रहे थे। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जैसे हर सेकंड कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। टिक टिक टिक। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों के पत्ते तक स्थिर थे। फिर भी खिड़कियां अपने आप हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे किसी ने बाहर से उंगलियों के पोरों से शीशे को छुआ हो। कभी कभी खिड़की का हैंडल बहुत धीमे से हिलता, खट खट, और फिर रुक जाता। कमरे की हवा भारी और घुटन भरी हो चुकी थी, जैसे दीवारों ने सांस लेना बंद कर दिया हो। आरिफ की अम्मी को दफनाए हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। घर की हर चीज में उनका एहसास बाकी था। तकिए पर हल्की सी उनकी खुशबू, दीवार पर टंगा उनका दुपट्टा, रसोई में रखा अधूरा चाय का कप। मगर उस रात उस कमरे में सिर्फ यादें नहीं थीं, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था लेकिन महसूस हो रहा था। अचानक आरिफ की नींद झटके से टूटी। उसकी आंखें खुलीं तो उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास, इतनी पास कि ठंडी सांस उसकी त्वचा से टकराई, एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज फुसफुसाई, दरवाजा खोलो। आवाज में अजीब सी नमी थी, जैसे मिट्टी से भरा गला बोल रहा हो। वो आवाज उसकी अम्मी जैसी लग रही थी, मगर उसमें दर्द से ज्यादा कुछ और था, एक ठंडी बेचैनी। उसकी सांसें अटक गईं। उसने खुद को समझाया कि यह दुख का वहम है, दिमाग उसका खेल खेल रहा है। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से हल्की सी हरकत दिखी। दरवाजे की दरार से गीली काली मिट्टी अंदर सरकने लगी। पहले थोड़ा सा, फिर और, फिर जैसे किसी ने बाहर से पूरी मुट्ठी भर भर कर मिट्टी धकेली हो। मिट्टी फर्श पर फैलने लगी। उसमें से सड़ांध की तीखी बदबू उठी, ताजी खुदी हुई कब्र की गंध। नमी इतनी ज्यादा थी कि फर्श गीला हो गया। मिट्टी के साथ पानी की पतली सी धारा भी अंदर आई और उसमें कुछ लाल सा घुला हुआ था। अचानक दरवाजे के बाहर बहुत धीमी सी खरोंचने की आवाज आई, खुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। दरवाजा खोलो। इस बार आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे किसी का गला मिट्टी से भरा हो। आरिफ का गला सूख गया, उसके होंठ कांपने लगे। हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में सीसा भर गया हो। उसने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ी। उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। जैसे ही उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला, बाहर सन्नाटा था। गलियारे की लाइट टिमटिमा रही थी। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ बने हुए थे, मिट्टी से सने भारी कदमों के निशान। वो निशान दरवाजे से अंदर की तरफ आए थे और ठीक उसके बिस्तर तक जाकर खत्म हो गए। उसका दिल जैसे रुक गया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ, धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा कांप उठा। उसका गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बहुत धीरे धीरे कांपते हुए पलटकर पीछे देखा और उसका खून जम गया। उसके बिस्तर पर कोई बैठा था, सफेद कफन में लिपटी एक आकृति। कफन गीला था, मिट्टी से सना हुआ। उसके कंधों से धीरे धीरे मिट्टी गिर रही थी, टप टप टप, और फर्श पर छोटे छोटे ढेर बन रहे थे। चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल गीले
और उलझे हुए कफन से बाहर झांक रहे थे। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। दीवारों पर नमी जम गई। आकृति बिल्कुल स्थिर बैठी थी। फिर बहुत धीरे धीरे उसकी गर्दन हिलने लगी। एक झटका, फिर दूसरा, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया अपनी जगह ठीक कर रही हो। और तभी उसने अपना चेहरा उठाना शुरू किया। कमरे में फैली ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। आरिफ हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था वो चीज बाहर से नहीं आई थी, वो पहले से कमरे के अंदर थी। धीरे धीरे वो आकृति अपना सिर उठाने लगी। पहले उसकी ठुड्डी दिखी, फिर सड़े हुए होंठ जिनके किनारों से काली मिट्टी झर रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से उधरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जमीन के अंदर से घसीट कर निकाला हो। चेहरा आधा सड़ा हुआ, मांस के नीचे की हड्डियां हल्की हल्की झलक रही थीं, और आंखें पूरी तरह काली। उनमें न सफेदी थी न पुतली, बस एक गहरा अंधा कुआं, जिसमें देखने पर ऐसा लगे जैसे आप खुद उसमें गिरते जा रहे हों। उसके होंठ धीरे धीरे खिंचे और एक टेढ़ी अस्वाभाविक मुस्कान बन गई। होंठ खुलते ही अंदर काली सड़ी हुई सांस बाहर निकली, जिसकी बदबू इतनी तीखी थी कि आरिफ की आंखों में पानी आ गया। मैं अकेली थी। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। एक बूढ़ी औरत की, एक बच्चे की, एक भारी मर्दानी आवाज, सब एक साथ गूंज रही थीं। आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अकेली थी। आरिफ पीछे हटने लगा। उसका पैर मिट्टी पर फिसला। दिल पसलियों से टकरा रहा था। वो दीवार से जा टकराया। पीछे अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें टूट रही थीं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप हिलने लगी। टिक टिक टिक। लेकिन कुछ अजीब था। सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। समय पीछे जा रहा था। हर टिक के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर दरारें सी उभरने लगीं। बल्ब टिमटिमाने लगा। टिक टिक टिक। और अचानक सब रुक गया। घड़ी की दोनों सुइयां सीधा 3 बजे AM पर अटक गईं। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब कफन में लिपटी वो चीज धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी हर हरकत में अजीब सा झटका था, जैसे उसके जोड़ सही जगह पर नहीं हों। हड्डियों के चटकने की हल्की आवाज आई। कड़क कड़क कड़क। वो अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो चुकी थीं। नाखून अस्वाभाविक रूप से बढ़े हुए, तेज और टेढ़े, जैसे ताजा खोदी गई कब्र की मिट्टी अभी भी उनमें फंसी हो। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी त्वचा से ठंडी भाप निकल रही थी। धीरे से, बहुत धीरे से उसने आरिफ की गर्दन को छुआ। उस स्पर्श में कोई गर्माहट नहीं थी। वो छूना नहीं, जैसे बर्फ का टुकड़ा त्वचा के अंदर घुस गया हो। ठंड उसकी गर्दन से होते हुए सीने तक उतर गई। उसकी सांस रुकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसी पल उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। अम्मी का आखिरी दिन, उनकी कमजोर आवाज, मेरे नाम से पानी का इंतजाम कर देना, किसी प्यासे को पानी मिल जाए। लेकिन पैसों की तंगी, हालात और वो काम टल गया, कभी पूरा नहीं हुआ। क्या यही वजह थी? क्या उनकी रूह इसलिए बेचैन थी? अचानक वो आकृति दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से आग लगा दी हो। उसकी काली आंखों से गाढ़ा स्याह तरल बहने लगा। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, एक लंबी, फटी हुई, कान चीर देने वाली आवाज, जिसने कमरे की दीवारों को हिला दिया। उसी क्षण
दूर कहीं से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये शब्द हवा में फैले, कमरे का माहौल बदलने लगा। ठंडक कम होने लगी। उस आकृति के शरीर से धुआं उठने लगा। उसने अपने कान पकड़ लिए, जैसे वो आवाज उसे जला रही हो। नहीं, उसकी कई आवाजें एक साथ चीख उठीं, अल्लाहु अकबर। दूसरी बार आवाज गूंजी और वो आकृति पीछे हटने लगी। उसका कफन जलने लगा, मगर आग दिखाई नहीं दे रही थी। उसका शरीर धुएं में घुलने लगा। पहले हाथ, फिर चेहरा, फिर वो काली आंखें जो आखिरी पल तक आरिफ को घूरती रहीं, और फिर सब गायब। कमरा फिर से शांत हो गया। घड़ी फिर से चलने लगी, टिक टिक। लेकिन शांति अब पहले जैसी नहीं थी। हवा में अभी भी हल्की सी मिट्टी की गंध थी। फर्श पर काली उंगलियों के निशान बने हुए थे, और आरिफ की गर्दन पर 5 बर्फ जैसे ठंडे उंगलियों के दाग गहरे पड़ चुके थे। वो जान गया था, ये सपना नहीं था, और शायद ये आखिरी बार भी नहीं था। सुबह जब आरिफ की आंख खुली तो खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पल के लिए उसने लंबी सांस ली और खुद को समझाया, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। दुख की वजह से दिमाग ने खेल खेला। उसने माथे पर हाथ फेरा। पसीना सूख चुका था। दिल की धड़कन अब सामान्य थी। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और उसी पल उसका शरीर सुन्न हो गया। उसके बिस्तर पर गीली मिट्टी बिखरी हुई थी। सिर्फ थोड़ी नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी चीज वहीं बैठी रही हो। चादर पर मिट्टी के धब्बे थे। तकिए के पास छोटे छोटे ढेर जमे हुए थे। मिट्टी अभी भी नम थी, और उससे वही सड़ी हुई कब्र जैसी गंध उठ रही थी। उसकी उंगलियां कांपते हुए तकिए तक गईं, और वहां 5 काले उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गहरे, दबे हुए, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़कर दबाया हो। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन छुई। वहां भी हल्की जलन थी। शीशे में देखा तो त्वचा पर उंगलियों के हल्के नीले निशान उभरे हुए थे। यह सपना नहीं था। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी। बाहर आंगन में कोई निशान नहीं, जैसे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसी कमरे के अंदर हुआ हो। उस दिन वह चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने मिट्टी साफ कर दी, चादर जला दी, खुद को समझाया कि दिमाग धोखा दे रहा है। लेकिन उसी रात ठीक 3 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। कमरा बिल्कुल शांत था, और फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। इतनी धीमी कि अगर कोई गहरी नींद में हो तो शायद सुन भी न पाए। लेकिन आरिफ जाग रहा था। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत नहीं की दरवाजा खोलने की। दस्तक दोबारा हुई, टक टक टक। और हर रात बिना एक भी दिन छोड़े वही समय, वही 3 दस्तकें। कभी दस्तक के बाद हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई देती, मैं फिर आऊंगी। धीरे धीरे उसके कमरे में मिट्टी की हल्की गंध स्थायी हो गई। चाहे वो जितना साफ करे, वो गंध जाती नहीं थी। दीवार पर लगी घड़ी कभी कभी अपने आप 3 बजे AM पर रुक जाती, कुछ सेकंड के लिए, फिर चलने लगती। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी दस्तक दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे बिस्तर के सिरहाने से आती। टक टक टक। अब आरिफ सो नहीं पाता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है, वो चीज बाहर नहीं खड़ी, वो अंदर आने का इंतजार नहीं कर रही, वो पहले से ही घर में है। और आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो जरा घड़ी देखिए,
अगर समय 3 बजने वाला है और आपके कमरे में अचानक मिट्टी की हल्की गंध आने लगे, या बिना हवा के आपकी खिड़की हिलने लगे, या आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो दरवाजा मत खोलिएगा, पीछे मत देखिएगा। और अगर 3 हल्की दस्तक सुनाई दे तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ दस्तकें इंसानों की नहीं होती, और जो एक बार जवाब दे देता है उसके कमरे से मिट्टी कभी साफ नहीं होती। अगर आपने यहां तक कहानी सुनी है तो एक बात याद रखिए, आज रात 3 बजे अगर आपके दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हो तो जवाब मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियां आपके कमरे तक पहुंचें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर से शुरू हो। वीडियो को लाइक कीजिए, वरना कौन जाने अगली दस्तक सिर्फ आरिफ के दरवाजे पर नहीं, आपके दरवाजे पर हो। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। देखते हैं आज रात 3 बजे कौन जाग रहा होगा।